एक्शन। आपको एक डिग्री दे दी गई है कि हमारे पे कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम लोग गूगल नहीं करते। मैं बस्ट करता हूँ सारे। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है इंटरनेट नहीं था उस समय। हमारे यूट्यूब वीडियोस तो कॉमिक्स होते थे ना। खाना बनाना अगर देखा जाए तो इट्स पॉसिबली दी ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म। जॉय अब तो उन चीज़ों से मिलता है जहाँ पे आपको लगता है जिनके लिए आपका समय नहीं है। मतलब वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग निर्वाणा। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले तो चीयर्स है आपके सुंदर कॉफ़ी के लिए। थैंक यू थैंक यू। तो आज मैं मेहमान हूँ अपने एक बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त का, जिनका नाम है त्रिशांत साहब। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि पहले इस कॉफ़ी के बारे में बताइए जो आपने अभी हमारे लिए बनाई है। तो यार कॉफ़ी तो मतलब ऐसे मैं कॉफ़ी बहुत पसंद है। हम सब लोग कॉफ़ी पे कॉफ़ी बडीज़ हैं। हाँ कॉफ़ी पे ही बैठकी होती है, महफिलें होती हैं। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले इधर गया था जॉर्डन काम से। तो उसके पहले मैं वर्ल्ड कप की 1-2 मैचेस देखने दोहा गया था। हाँ। तो वहाँ पहली बार मैंने अरेबिक कॉफ़ी पी। वो देख के ऐसे आती है छोटे से कप में, बहुत छोटे से कप में, टर्किश कॉफ़ी जैसी। टर्किश कॉफ़ी भी कहते हैं वहाँ, अरेबिक कहते हैं, टर्की में टर्किश कहते होंगे। तो ये टर्किश कॉफ़ी ही है? हाँ टर्किश / अरेबिक। इसमें बस है कि कॉफ़ी पाउडर है और इसमें इलायची होती है। तो मैंने जब वहाँ से खरीदी थी तो उसने कॉफ़ी बीन्स ली, और जैसे मसाला पीसने की मशीन होती है उसमें कॉफ़ी बीन्स ली और इलायची डाली और उसको पूरा पीस दिया। तो वो निकल के आ गई। इसमें कोई ऐसी मशीन नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है। इसका एक पॉट आता है जिसका एक नाम है, जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, जो मैंने तुमने दिखाया था। और नॉर्मल पैन में भी आप कॉफ़ी डालिए, उसको 1 उबाल 2 उबाल आने दीजिए और उसके बाद उसको पूरा कॉफ़ी सहित कप में डाल दीजिए। और आपका कहना है कि दुनिया की सबसे पुरानी कॉफ़ी है? ऐसा वहाँ पे लोग कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं या नहीं कहते? पर मैं उनकी बात को मानता हूँ क्योंकि कॉफ़ी आई अरब वर्ल्ड से ही है। कॉफ़ी सबसे पहले अफ्रीका से अरब वर्ल्ड में आई। तो फिर अफ्रीका हुई ना पहले? नहीं, अफ्रीका में पीने का कल्चर नहीं, बीन्स है ना। ओके। तो जो बीन्स को पीने का, रोस्ट करने का और पीने का जो कल्चर हुआ वो अरब वर्ल्ड में हुआ। अच्छा। हाँ, तो अराबिका भी अरब ही है, तो इसलिए उसको अराबिका कहते हैं। हाँ। तो वहाँ से कॉफ़ी निकली और वहाँ से उसके बाद, क्योंकि अरब वर्ल्ड का वेनिस वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड। सो अरब वर्ल्ड और वेनिस का बहुत ट्रेड रूट था, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रूट था। तो वहाँ से कॉफ़ी गई वेनिस, जहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी लेके दुनिया भर का उसके साथ जो करना था। से मर्चेंट ऑफ वेनिस निकले और उन्होंने दुनिया भर में बेचा। और मतलब कॉफ़ी जिस हिसाब से हम जानते हैं ना, कैपुचिनो और एस्प्रेसो और वो चीज़ें, वो फिर वहाँ पे हम लोगों ने इसको पॉट में। और वो पर ये जो कॉफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी अनफिल्टर्ड है ना, जैसे पियो तो लास्ट में हल्का सा एक मिट्टी जैसा एक टेस्ट आता है, क्योंकि कॉफ़ी बीन्स हैं वो इसका लास्ट में नीचे ऐसे एक रखा भी रहता है, नीचे वो है। तो ये कॉफ़ी तो मुझे पता नहीं कि कॉफ़ी, क्योंकि एक नॉर्मल कॉफ़ी ना हल्की सी ऐसे कड़वी सी लोगों को लगता है। इलायची का वो है इसलिए बड़ा, इलायची का है, मुझे लगता है एक हल्का माइल्ड है और मतलब एक ऐसा बहुत ही सूदिंग सा टेस्ट है। सो इट्स नॉट कॉफ़ी एज वी हैव नोन। लाइक बहुत लोग आज भी एस्प्रेसो नहीं पी पाते, अमेरिकन नहीं पी पाते, इसलिए उनके लिए अमेरिकानो बनी है। अमेरिकानो की भी स्टोरी यही है, किसी अमेरिकन ने इटली में जाके ट्राई किया एस्प्रेसो मांगी और उसमें गर्म पानी डालने लगा, तो वहाँ पे फिर लोग मांगने लगे कि ये तो अच्छा उन्होंने एज ए इंसल्ट बोल दिया ये अमेरिकानो है, जो अमेरिकन्स पीते हैं। अच्छा, तो मेरा ये पूरा इस कॉन्वर्सेशन का पूरा पर्पस ये था कि आप हमारे ग्रुप के फैक्ट चेकर कई 100 सालों से हैं। हाँ, मेरा अपना ऑल्ट न्यूज़ है। हाँ, तो आपका अपना ऑल्ट न्यूज़ है। तो इसलिए मतलब मैं क्योंकि हमारे दोस्तों का जो एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें आपको एक डिग्री दे दी गई है कि हमारे पे कभी भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग गूगल नहीं करते। मैं बस्ट करता हूँ सारे। तो हम गूगल नहीं करते, हम त्रिशांत से पूछते हैं कि त्रिशांत क्या ये सही है। फिर त्रिशांत कम्स अप विथ हिज ओन फैक्ट्स, और फिर वो हमारे जीवन को कई 100 सालों से आपने समृद्ध बना रखा है। इसके लिए बहुत शुक्रिया, इस कॉफ़ी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बातचीत क्योंकि शुरुआत में कर रहे हैं, तो आपसे मैं असल में त्रिशांत जो हमेशा बात करना चाहता था वो ये था कि हम ना दोस्त हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे बातचीत नहीं की बैठ के। क्राफ्ट के बारे में, आपका जो आर्ट है, राइटिंग के बारे में हमने कभी ऐसे बैठ के बातचीत नहीं की। हमने ज़्यादातर चलते फिरते बातचीत की है। हमने चलते फिरते बातचीत की है और रैंडम बातचीत की है ना। तो मेरा पर्पस इस पूरे पॉडकास्ट का यही है कि मैं आपसे
समझ सकूं योर टेक ऑन आर्ट, योर टेक ऑन राइटिंग, योर टेक ऑन फूड, क्योंकि फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ यू इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो. हाँ, फूड फॉर मी इज अ क्रिएटिव प्रोसेस सिमिलर टू राइटिंग. व्हाई डू यू से दिस? क्यों आप ऐसा कहते हैं? बिकॉज आप सामने क्रिएट कर रहे हो ना, आप इंग्रेडिएंट्स लेके आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो जिसका आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि आपने बनाया, खिलाया, खाने वाले ने बोला ये अच्छा था, नहीं अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ख़राब था, नमक कम था, मसाला तेज़ था, मिर्ची तेज़ थी. तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल गया ना. अब बनाते समय आपका 2 चीज़ें नहीं हैं, 4 चीज़ें ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा पड़ गई, तो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है ना आपकी क्रिएटिविटी का कि आप क्या कर सकते हो. जो दुनिया भर के ऐसे बड़े शेफ्स हैं और जो उनके लिए तो खाना बनाना अगर देखा जाए तो इट्स पॉसिबली दी ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म मेरे हिसाब से. क्योंकि हम देखते हैं ना केव्स में लोगों ने कुछ बनाया पर उसके पहले जब पहली बार उनको आग मिली होगी और पहली बार उनको कुछ सब्जी या कुछ मीट मिला होगा तो उसको इस तरीके से बनाना, कुछ क्रिएट किया कि उनको लगे कि सामने वाले को अच्छा लगेगा ना. मतलब खाना इज नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, इट्स ऑल्सो हैज़ बीन अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. दावत, बिल्कुल. दावत क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ you entertain guests at your home na. You talk, you sing, you dance, whatever, but at the end you eat. If you don't eat, सही है, तो फिर वो पूरा नहीं होती ना. तो आई एम सेइंग जितनी भी महफिलें हैं हिस्टोरिकली जी, तो खाने को सिंपल सी चीज़ों को लेके हिस्टोरिकली लोगों ने इतना कुछ उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया, जो बनाया, उसके लिए आपको अलग तरीके क्रिएटिविटी चाहिए. मतलब हम सोचते हैं कि पेंटिंग ही क्रिएटिविटी है या फिर थिएटर क्रिएटिविटी है या फिर वो है, पर खाना है. आज के टाइम पे फूड अगर आप जो इतने बड़े है वो उसमें बहुत कुछ गलत सलत भी, जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं दुनिया के और वहाँ पे जहाँ पे 10 कोर्स मेन्यू, 20 कोर्स मेन्यू, बीच में गलत सलत क्या बोला? मतलब उसमें गलत सलत इन द सेंस कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तो मतलब उसके नाम पे भी एक वो चल रहा है ना, पर कुछ एक जो है फेक आर्टिस्ट भी है कुछ, बिल्कुल है, वो तो हर आर्ट फॉर्म में है ना. लेकिन तो खैर उनके लिए खाना बनाना इज लाइक अ कॉन्सर्ट. 20 कोर्स का मेन्यू होगा, 5 घंटे आप देंगे, फूड से वो आपको एक जर्नी पे ले जाएंगे. एक्चुअली मैंने खाना बनाना क्यों सीखा है, मतलब मैं तो अकेले आ गया था, मतलब बहुत साल हो गए शहर में, तो अपने मन का खाना आपको नहीं मिलता था. और 2 चीज़ें होती थी, या तो आपको बहुत पैसे चाहिए जो नहीं होते थे कि आप जाके उस लेवल पे जो खाना आपको चाहिए. अगर हमने तो इतने शहर बदले हैं जी. मैं इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, तुम पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे आए हुए हो, तो हमने तो बहुत शहर बदले हैं, कुजीन बदला है हमने तो पूरा सब कुछ. और खाने से बहुत मुझे लगता है खाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाने से आपकी मेमोरीज जुड़ी होती हैं. राइटिंग में भी मेमोरीज का बहुत खेल होता है. इन दी एंड जब आप कुछ लिखने बैठते हो, आपने एक सब्जेक्ट लिया पर लिखते तो आप मेमोरी से हो. जहाँ पे आपको मेमोरी नहीं चाहिए वहाँ पे आपको रिसर्च चाहिए. तो या तो आपको रिसर्च चाहिए या तो आपको मेमोरी चाहिए या लिव्ड इन एक्सपीरियंस चाहिए. जब आपका जो एक्सपीरियंस, जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कहते हैं, मुझे लगता है वो भी तो मेमोरी ही है ना. बिल्कुल. कि आपके साथ कोई एक चीज़ हुई पर ओवर द टाइम वो कैसे आपके दिमाग में सेटल करी है और वो जिस हिसाब से सेटल करी उसको आप कैसे कागज़ पे ढाल रहे हो, वो आपकी क्रिएटिविटी है. अब हम जब हमारे जो भी फेवरेट राइटर्स हैं और जिनकी चीज़ें हमें पसंद हैं हम पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी ही डिस्क्राइब करते हो ना आप राइटिंग में. कहानी भी वही है कि कहानी कभी ऐसी नहीं होती ना कि वो प्रेजेंट टेंस में चल रही हो. कहानी भी एक आप कहानी पढ़ने का कि आप कहीं बैठे और कहीं एक किस्सा हुआ था, वो किस्सा कोई आपको सुना रहा है. अब वो नैरेटिव स्टाइल अलग हो सकता है, वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, वो थर्ड पर्सन हो सकता है, पर आप एक किसी की मेमोरी देख रहे हो, आप किसी की एक मेमोरी सुन रहे हो. तो खाने में मेमोरी का बहुत खेल है. तुम अगर कभी सिंपल साग और आलू या किसी एक सब्जी बनाओगे तुमको याद करोगे ना कैसे, या तुम लिट्टी चोखा जब खाते हो या खोजते हो शहर घरों जाके, तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट है ना. हम मेमोरी खोज रहे हैं ना, मेमोरी खोज रहे हैं और उस मेमोरी को दोबारा जीना चाहते हैं. तो खाना बनाना सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम मुझे लगता है कि मतलब, और उसको बनाने का प्रोसेस भी मेरे लिए बहुत क्रिएटिव होता है कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा क्या मटन बनाता हूँ तुम लोगों के लिए. तो और चीज़ें भी बनाता हूँ पर हम करते वही हैं. मतलब इस बात का मतलब क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा सा
मैं सब चीज़ का एक बैकड्रॉप देना चाहता हूँ, मतलब मैं वहाँ से भी आना चाहता हूँ कि आपकी मतलब आपकी शुरुआत से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमारी दोस्ती का एक बहुत मेजर पार्ट है हमारा एक मुंबई मटन पार्टी। पब्लिक कर दिया ग्रुप। हमारा एक ग्रुप है मुंबई मटन पार्टी, जहाँ पे एज अ रिचुअल मुझे लगता है कि पिछले 5.5-6 साल से, नहीं मुझे लगता है ज़्यादा से। तुम 15 में आए हो 16 में आए हो? मैं 17 में आया हूँ। 17 में आए हो तो इसलिए 6 साल। 6 साल तो जब से मैं आया हूँ तब से वो चल रहा है। और हम जो उसमें हाँ। कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, हाँ। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मटन बनाना। हाँ। आपका और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जय हिंद, जो आपके आर्क राइवल हैं, फेलो ट्रैवलर हैं, आर्क राइवल नहीं। तो हमारा, मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि जब हमें नया नया पता चला कि जय हिंद का मटन बहुत पॉपुलर था, दोस्तों हिस्टोरिकली फेमस है आज भी, कि लोग जय हिंद के मटन को बहुत पसंद करते हैं। तो जब मैंने ऐसा सुना कि त्रिशांत भी मटन बनाते हैं, त्रिशांत ने बोला कि ये भी मटन बनाते हैं, तो फिर हमारे जो एक दोस्त हैं मानव कौल के घर पे ये चीज़ हो रही थी, और हमने चालबाजी ये की कि हमने 1 किलो मटन जय हिंद के लिए मंगाया, 1 किलो मटन त्रिशांत के लिए मंगाया, कुक ऑफ हुआ, जिसमें कि ये हुआ कि जिसमें कि फ़ायदा हमारा हो रहा था, मेरा, मानव का, घनश्याम का, और वो चल रहा था कि हम मज़े ले रहे हैं। लेकिन फिर आप लोगों ने यूनियन बना लिया और ये डिसाइड किया कि एक दिन जय हिंद बनाएंगे, एक दिन एक आदमी बनाएगा, एक दिन एक आदमी बनाएगा। तो ये आपका वो था। लेकिन तो मटन हमारे सर्कल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपका मटन और जय हिंद का मटन, बिल्कुल, तो वो है। लेकिन तो ये तो एक बात हो गई, मटन पार्टी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। शुरुआत करते हैं ना वहाँ से कि आप अब राइटर हैं, आपको लोग राइटर की तरह जानते हैं, और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया शो लिखा, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन आप राइटिंग में आए कैसे? और आपका, क्योंकि मैं जब आपसे मिला था कॉलेज में, मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, और आप थे खालसा कॉलेज में, और मैं आया था एक नाटक देखने जिसको आपने डायरेक्ट किया था, और रोमियो जूलियट और अंधेरा, मैं देखने आया था, और आप एक सीनियर स्टूडेंट की तरह, मैंने शो के बाद आपको बोला था कि सर बहुत अच्छा लगा था आपका प्ले, और आपने बाद एडिटर बोला था कि हाँ बढ़िया, ऐसे करके आपने मुझे वो किया था। अब ये भी मेमोरी है ना, ये मेमोरी में हर साल मेरा रिप्लाई ऐसा छोटा और ज़्यादा एरोगेंट होता जा रहा है। हो सकता है कि आपने ज़्यादा बातचीत भी करी, मुझे याद है कि काफ़ी एटीट्यूड में, शो खत्म हुआ है, डायरेक्टर तो एटीट्यूड में रहेगा, तो वैसे आप मुझसे मिले थे, और उसके बाद से फिर हम ऑफकोर्स कांटेक्ट में रहे, लगातार मिलते रहे, और बातचीत रही। लेकिन आप तो थिएटर कर रहे थे, डायरेक्शन कर रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी, मतलब वो सारी चीज़ें अभी भी करनी है, अभी भी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, बट मतलब राइटिंग, क्योंकि राइटिंग हो रही थी हमेशा से, तो कॉलेज में भी हम लोग नाटक भी लिखा ही था, उसके पहले भी लिख ही रहा था, फिर कॉलेज के बाद IIMC 1 साल, फिर वहाँ से नौकरी लग गई बॉम्बे, सबसे इजी था। आप भी बॉम्बे नौकरी के लिए आए थे? हाँ, जी टीवी में नौकरी लगी थी, तो मतलब जी टीवी, नॉट जी न्यूज़, बट जो एंटरटेनमेंट वाला जी टीवी। तो आपने अच्छे से पल्ला झाड़ा अपना जी न्यूज़ से कि ऐसा ना लगे कि मैं जी न्यूज़, हाँ मतलब ऐसा गिल्टी बाय एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं रखूंगा, आप बता देना, किसी को नहीं लगना चाहिए, नहीं रख लो यार। मतलब मैं अकेला थोड़ा ऐसा सोचता हूँ जी न्यूज़ के बारे में। अरे बाप रे। पर खैर, तो वहाँ नौकरी लग गई, नौकरी ज़्यादा समय हुई नहीं, नौकरी वाले हम लोग कभी थे ही नहीं, तो राइटिंग था ही। फिर वो नौकरी मैंने कितना 8-9 महीने करी होगी, मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद फिर वहाँ पे टीवी के कुछ लोग मिल गए थे, बहुत सपोर्टिव थे वो सब लोग, तो ऐसा हुआ कि लिखना है, और लिखने का एक एक्सपीरियंस तो थिएटर वाला था ही, तो वो लेके फिर करते करते शुरू किया। पहले बहुत सारा काम लोगों के लिए ऐसे ही कर दिया, जो कि होता है कि हाँ लिखो देखा जाएगा, उससे सीखा। फिर बीच में एक रेडियो शो मिल गया लिखने को, वो लिखा, उसके काफ़ी सारे एपिसोड लिखे, हॉरर शो था रेडियो का, अच्छा, जैसे रेडियो प्लेज जैसे ना, वो लिखा। फिर कुछ ऐसे शोज़ मिले कि इसमें 1 एपिसोड लिख दो, 2 एपिसोड लिख दो, किसी को असिस्ट कर दो, कुछ कर दो। फिर वो करते करते फिर 1-2 शोज़ मिले, फिर धीमे धीमे चीज़ें चेंज हो रही थी, तो मैं टीवी काफ़ी साल लिखा। आपने मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था तो टीवी लिख रहे थे? हाँ, मतलब मैं तो एक्चुअली मैंने 17-18 से टीवी छोड़ दिया, और टीवी से आपका एक मेजर शिफ्ट हुआ
बिकॉज ऑफ जमतारा? जमतारा, लार्जली बिकॉज ऑफ जमतारा। एंड टीवी मतलब मुझे, मतलब टीवी के लिखते लिखते भी मैं और लोगों के लिए लिख रहा था। मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी, चीज़ें लिखी जो नहीं बनी। स्क्रिप्ट डॉक्टर तो थे ही आप? हाँ, वो सब मैं कर रहा था। पर मतलब टीवी से मूव ऑन करना ही था, बिकॉज मैं टीवी में एक्चुअली अच्छा राइटर था नहीं। हाँ क्या? हाँ, मतलब वो टीवी की ना एक, टीवी से मैंने सीखा बहुत है। तो मैं कभी जैसा टीवी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि टीवी क्या है, वो है। मतलब जैसा भी है, जो भी है, लोग देखते हैं और एक ऑडियंस है उसकी जो जो कह के ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती जाती है। तो लोग देख रहे हैं। तो ऐसा टीवी में, हाँ, पर टीवी को जो चाहिए ना, वो शायद मेरे पास उतना नहीं था। टीवी की एक अलग वो होती है। तो टीवी से तो मैं लिख रहा था, टीवी से निकलना भी चाह रहा था काफ़ी। पर ऑब्वियसली इस शहर में रहना है, किराया देना है, चीज़ें करनी है। तो मैं तो जितने भी लोग अब जैसे राइटर्स आते हैं मेरे पास, तो मैं कहता हूँ यार जो काम मिल रहा है वो काम कर लो। ये मत सोचो कि तुम्हारे हिसाब का काम मिलेगा तो ही करो, क्योंकि वो होता ही नहीं है, वो तुमको खुद करना पड़ेगा ना। मतलब आपको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, पर जब तक आप लिखोगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा। तो टीवी से निकला, थैंकफुली जमतारा हो गया। जमतारा के बाद फिर एक गाड़ी की दूसरी पटरी में चली गई। तो वो था। बट हाँ, मतलब टीवी से बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली सीखी हैं जो आज मुझे इस राइटिंग में काम आती हैं। जो अब मैं फिल्म्स लिखता हूँ या मैं शोज़ लिखता हूँ, बहुत काम आती है। किस तरह से? मतलब यार टीवी ना एक तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कर देता है आपके अंदर। क्योंकि आपको लगातार रोज ही आपको डेडलाइन लगातार मीट लिखना करना है, है। आपको रोज़ लिखना है। और रोज़ ऐसा नहीं कि ख़राब लिखना है, कागज़ पे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। कागज़ पे अच्छी होती हैं। आप किसी भी टीवी शो के पहले 10 एपिसोड उठा के पढ़ लोगे तो वो आज भी किसी अच्छे वेब शो के शायद बराबर ही होंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस पर राइटर्स को टाइम मिलता है, उस पर लोगों को टाइम मिलता है करने का, वो कर सकते हैं। उसके बाद जब रोज़ का लिखना है तो वो नहीं कर पाते, फिर उनको जो कहा जाता है वो लिख देते। पर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है कि आपको लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है। क्विक थिंकिंग चाहिए कि आपके पास इतने ही घंटे हैं एपिसोड डिलीवर करने के लिए, तो आप उसमें आप फटाफट लिख लेते हो। तो आपका एक वो तरीका हो जाता है कि आपका एक राइटिंग का डिसिप्लिन मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि जो क्राफ्ट का पार्ट है ना, वो आप वहाँ से खींच सकते हो। फिर उसमें आप अपनी आर्ट मिला के आप कहीं और भी कर सकते हो। पर वो एक चीज़ तो बहुत अच्छी आ जाती है आपको टीवी लिखते लिखते, कि आप थोड़ा सा, मतलब इन अ वे कि अच्छे तरीके से शायद थोड़ा करप्ट हो जाते हो। अच्छा। हाँ, मतलब एक वो सेंस मिल जाता है कि अच्छा, ऐसे ये आपका ये चाहिए मैं कर दूंगा, आपको वो चाहिए मैं कर दूंगा, जो मुझे करना है मैं वो भी करके दे दूंगा, पर ये तरीके हैं करने के चीज़ें। तो आई थिंक वो एक अच्छा सेंस है जो शायद टीवी राइटिंग से मुझे आया। क्योंकि तुम्हें याद है हम लोग जब थिएटर करते थे तो हमको लगता था कि दुनिया हम ही बदलेंगे। हाँ, और मतलब ये भी लगता था कि हमसे अच्छा कौन ही करता है। हमसे अच्छा कौन ही करता है, एग्जैक्टली। अभी भी कितने लोग हैं जो वहीं पे हैं। हाँ, मतलब उस एटीट्यूड के साथ तो वो आपको यहाँ पे आके ना, मतलब इस शहर में आके सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से आपको आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो आपको पता चलना है कि आपको यहाँ सर्वाइव करना है, तो बिना काम किए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब आप रह ही नहीं सकते, आप कैसे करोगे, कब तक करोगे। तो बहुत सारे लोग लकी होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो किसी अच्छी फिल्म के सेट पे काम कर लेते हैं, किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर लेते हैं, किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर लेते हैं, और वहाँ से रास्ता निकल आता है। सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। हम लोग जब आए थे तब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। ओटीटी उस समय आया नहीं था। जब आप आए थे तो ओटीटी नहीं था। तो या तो फिल्म था या फिर टीवी था। यही दो चीज़ें थी। तो यूट्यूब भी नहीं था, यूट्यूब के स्केचेस भी नहीं हो रहे थे, जो कि बाद में से बबल हुआ। वो सब बाद में, यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूब पे तब सिर्फ गाने होते थे लार्जली। और कुछ लोग स्केचेस ट्राई कर रहे थे उस समय, मतलब हाँ, मतलब जैसे उस समय SNL के स्केचेस होते थे जो कि चले आ रहे, वो SNL अपलोड कर देता था, तो वो स्केचेस आप वहाँ से देखते थे। आई थिंक स्केचेस फिर भी 13-14 से स्टार्ट 13-14 से, फिर मतलब यहाँ पे IBTVF ने, मतलब उसी दौरान उसके पहले तो आई डोंट थिंक। तो जब आप आए तो असल में दैट वाज द ओनली थिंग। टीवी था या फिल्म था। फिल्म तक ये होता था कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, वो एक अलग ही दुनिया थी। और वहाँ पे आपको फिर पहले कुछ काम करो तब आप वहाँ जा सकते थे, या आप किसी को जानते हो, आपका कोई कनेक्ट है, आपको वो। अब फिर भी थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया है कि आप एक जगह नहीं, तो आपके पास 5 रास्ते हैं। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए इट्स फार मोर ईजियर इवन इन टुडेज टाइम्स, कि आपके पास रास्ते बहुत हैं कि आपको एक डोर नहीं तो दूसरा डोर दिख जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा डोर दिख जाएगा, काफ़ी दरवाजे हैं। उस समय नहीं था। तो जो मिलता था आप वो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हो।
टीवी से स्टार्ट कर लो, देखा जाएगा, धीमे धीमे रास्ता खुलेगा, वैसे ही होता है। आपसे मैं थोड़ी बड़ी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मुझे जब मौका मिले आपसे बात करने का, मैं छोटी बात तो अब करना ही नहीं चाहता। ठीक है। मुझे बात करना है, बहुत बहुत बड़ी बात करनी है आपसे। अच्छा। कि ये आर्ट क्या है? अरे बाप रे। क्यों कर रहे हैं हम ये? आप क्यों कर रहे हो? दुनिया क्यों कर रही है आर्ट? बताओ मुझे, मैं आया हूँ आपके शरण में। मतलब आर्ट क्या है अपने आप में बड़ा सवाल है, और क्यों कर रहे हो वो बहुत डिप्रेसिंग सवाल है। तो पहले वाले को थोड़ा सा सोचते हैं कि मतलब आई मीन मैं एक्चुअली ये सवाल मतलब मेरे दिमाग में भी आता है काफ़ी बार। हाँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब जब मैं ऐसे कुछ लोगों से मतलब विदाउट किसी को वो किए कि जैसे कोई लॉयर है, कोई दोस्त है जो लॉयर है, कोई है जो फाइनेंस में है या फिर वो है, तो वो भी तो एक काम कर रहे हैं ना जी। वो काम भी दुनिया के लिए ज़रूरी है, और उस काम में भी दिमाग लगता है, उस काम में थोड़ी क्रिएटिविटी भी लगती है। तो क्या क्या वो आर्ट है, या जो हम करते हैं, जो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, वही आर्ट है? मतलब तो आई थिंक व्हाट इज आर्ट इज एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ क्वेश्चन इन योर माइंड, anything that makes you think, that makes you experience something, or does something to you, is art. For example, जैसे हम बात कर रहे थे कि food is art, ठीक है, cooking is art, because you are creating something. So when you are creating something, what you are creating is art. It can be a sculpture, it can be a painting, it can be a film, it can be dance, because you are making your audience or the people who are watching you or the people who are going to witness it experience something. So जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जो सड़कों पे लोग खड़े होके गाना गा रहे हैं या फिर मैजिक दिखा रहे हैं या फिर सब कुछ ही एक आर्ट है ना। तो आर्ट क्या है? आर्ट शायद यही है कि आप कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं या क्रिएट करते हैं या बनाते हैं या खुद अपने बॉडी को यूज़ करके करते हैं, जिससे कि सामने वाला कुछ एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करता है। वो एंटरटेनमेंट हो सकती है, वो क्वेश्चन हो सकती है, वो उसको बुरा भी फील करा सकती है, यू नो, वो भी तो वो जो क्रिएशन है वो आर्ट है। बिल्कुल। तो हाँ मतलब इसमें ना, मतलब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ और आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लिखते हैं। हाँ। आपका एक बड़ा काम लिखना है। हाँ। आप दूसरे के लिए भी लिखते हैं, आप अपने लिए भी लिखते हैं। राइटिंग फॉर अदर्स, राइटिंग फॉर योर सेल्फ, आर्ट फॉर अदर्स, आर्ट फॉर योर सेल्फ। आप क्यों इंगेज करते हो आर्ट के साथ? क्योंकि एक हमेशा से एक डिज़ायर था कि कुछ एक ऐसी चीज़ करनी है कि या जो चीज़ आपको मैं ये मानूंगा कि मैं शायद लकी हूँ सेंस में कि मैं जो करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ, और वो करके मैं जी भी पा रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से लेट से पढ़ना अच्छा लगता था, नॉवेल्स अच्छी लगती थी, कहानियाँ अच्छी लगती थी, फिल्में अच्छी लगती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैंने कोई कहानी पढ़ी हो तो यार ये कहानी अगर फिल्म में आएगी तो कैसी लगेगी ना, इस पे क्यों नहीं फिल्म बनी आज तक, या इस पे जो बनी थी वो ऐसे क्यों बनी है, यू नो, या फिर ये कहानी जो इस राइटर ने लिखी, जो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ये ऐसा कुछ मैं भी लिख सकता हूँ क्या। या हम कविताएं जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो कविताएं पढ़ के हमें कभी खुशी होती है, कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है, कभी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो एक डिज़ायर था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये सवाल है। क्या ऑब्वियसली उसके लिए अब वो जब हम कॉलेज में पहुँचे, स्कूल में भी करते थे, स्कूल में डिबेट्स करते थे, स्कूल में चीज़ें करते थे, पर जब हम कॉलेज में पहुँचे तो हमने थिएटर ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? और भी सोसाइटीज़ थी ना, चीज़ें थी, डिबेट था, डिस्कशन था, ये था, फलाना ढिमकाना, सब कुछ था, पर हमने थिएटर किया क्योंकि हमको वो फॉर्म सबसे ज़्यादा एक्साइट किया। तो वही रीज़न था। और वहाँ गए और वहाँ पे लगा, वहाँ पे भले हमको जाते लगा कि हम अब नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ वर्ल्ड चेंजिंग, बट हमको वो करने में मज़ा आया। फिर वहाँ से जब कॉलेज से निकले तो ऑप्शन था, या तो आप उसको छोड़ सकते थे और एक ऐसी ज़िंदगी में जा सकते जहाँ पे आप काम करते हो, पैसा कमाना है, लाइफ चलानी है, चीज़ें। बिल्कुल। पर नहीं, वो सोचा नहीं कि क्या ये करते हुए भी करा जा सकता है। ऑब्वियसली आपको एक वैलिडेशन मिलता है, आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, आपका काम जब सराहा जाता है तो आपको अच्छा लगता है। तो वो आपका एक इनहेरेंट डिज़ायर है,
पर हाँ, आपको कॉलेज में जैसे ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं लिख सकता हूँ, तो क्या मैं लिखूँ, क्या लिखूँ? अब मैं शायद उधर नहीं गया कि मैं नॉवेल लिखूँ, मैं उधर नहीं गया कि मैं थिएटर करूँ, मैंने शायद एक थोड़ा बीच का रास्ता चुना कि मैं इधर आके लिखता हूँ, शायद क्योंकि इधर शायद थोड़े पैसे भी मिल जाएं, थोड़ी चीज़ें भी हो जाएं। मुझे फिल्में हमेशा से बनानी थी और शायद, आप वो भी हाँ तो फिल्म बफ। हाँ, तो शायद वो एक स्टेप था। हाँ। तो मैंने इसलिए किया। और इसमें एक बड़ा रीज़न ये भी है ना कि आप बड़े भी ऐसे जगह पे हो रहे थे, अपने आसपास बहुत क्रिएटिव माहौल में आप बड़े हुए ना, आपके हाँ, फादर आपके हाँ, पोएट थे, हाँ, हमने उनकी कविताएं पढ़ी हैं, हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि हम रात में बैठे हैं हाँ, आपके साथ, हाँ, और कई बार आप उनकी कविताएं आपने हमें पढ़ के सुनाई हैं। हाँ, हाँ। तो वो था, पर मुझे लगता है वो बड़ा सबकॉन्शियस वाला चीज़ था। वो कभी कॉन्शियसली नहीं हुआ कि क्योंकि वो तो नौकरी भी करते थे। अच्छा। हाँ, वो तो एक जगह काम भी करते थे, तो दोनों चीज़ें थी। ये तो उनका ऐसा साइड में था, पर हमको पालने के लिए तो उन्होंने नौकरी करी ना, लिखाई से तो उनका घर नहीं चला। तो वो एक सब कॉन्शियस था। हाँ, उसका एक ये था कि मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया जहाँ पे किताबें रेडिली अवेलेबल थी, अब पढ़ने का एक कल्चर था, आपका इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन था। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है इंटरनेट नहीं था उस समय। तो हम अपने बचपन में क्या करते थे, हमारे यूट्यूब वीडियोस तो कॉमिक्स होते थे ना। बिल्कुल। तो वो हमने तो उससे वही बचपन में बहुत ग्राफिक नॉवल पढ़ लिए, हाँ, राज कॉमिक्स के नाम पे। हाँ, मतलब ध्रुव से लेके डोगा से लेके नागराज से लेके सब कुछ। तो वो हमारा एक वो था। तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन वो लास्ट जनरेशन थी जिसने एक वो समय देखा है जहाँ पे किताबें पढ़ना वाज एन एक्टिविटी, वाज अ मेजर एक्टिविटी वेयर हम पढ़ते थे क्योंकि उससे हम टाइम पास भी करते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि अब मैं ये किताब पढ़ूंगा। किताबें रहती थी हमेशा आसपास बगल में, कोई ना कोई किताब तो आप पढ़ते ही होते थे। तो मतलब राइटिंग कहाँ से है? राइटिंग शायद वहीं से है, क्योंकि राइटिंग हमेशा से थी। राइटिंग का ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि एक दिन मैं उठा और मुझे लगा कि आज से मैं लिखूंगा। वो हमेशा से थी, वो किसी ना किसी फॉर्म में चल रही थी। वो स्कूल्स के एसेज में भी होती थी। अच्छा। जब हम लोग लिखते थे, मतलब यू नो इंग्लिश में या हिंदी के एग्जाम में ऐसे आप लिखते थे ना, आपको 5 टॉपिक दिए जाते थे, उसमें से एक टॉपिक आप चूज करते थे, वो ऐसे। तो वो भी तो एक राइटिंग ही थी। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक राइटर इनकलकेट करने की कोशिश तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने भी करी है ना। लेकिन वही है कि इसको परस्यू कितने लोग करते हैं। हाँ, पर वो मुझे लगता है कि वो शायद पर्सनल है कि किसको करना है। जैसे हम लोग, मैं जब बड़ा हो रहा था तो भी उसी समय हमारे ऊपर बस तो 2 ही ऑप्शन होते थे ना, तो या तो कॉमर्स ले लो और या साइंस ले लो, या तो इंजीनियर डॉक्टर वाले जोन में जाओ, या तो आप BA MBA वाले जोन में जाओ। वो ही था, सबने किया। मैंने भी इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी, सबने करी है। तो राइटिंग ऑब्वियसली ऐसा ऑप्शन नहीं था किसी के लिए, पर उसमें से कुछ एक लोग छटक के निकल जाते हैं, और जो नहीं निकलते वो अपना करते रहते हैं आगे। बहुत सारे आज के कितने लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं और जो लॉयर्स हैं, पर छोड़ के अब राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग में आए हैं ना। हाँ, सभी बहुत सारे लोग। और सिनेमा इन सब के बीच में आपका एक बहुत मेजर, जैसे कि मतलब मैं तो ऐसा देखता हूँ, जो सिनेमा आपने देखा हुआ है, हाँ, मतलब आप ही हमें सजेस्ट कर रहे होते हो अंत में, हाँ, यार ये देख लो, ये देख लो। तो सिनेमा आपके लिए इतना, आपके लाइफ में इतना ज़्यादा कैसे एंटर हुआ? क्योंकि आप पता नहीं मुझे ऐसे मैं देखूं, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब फिल्में तो मुझे हमेशा पसंद होती थी। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन पे हर संडे 4 बजे आती थी एक कमर्शियल फिल्म, और सैटरडे 2 बजे आती थी आर्ट हाउस फिल्म। तो जितनी भी NFDC वाली फिल्में होती थी, श्याम बेनेगल, जई परांजपे, ये जितनी भी फिल्में थी, ये सैटरडेज को आती थी दोपहर में। तो आप वो देखते थे। फिर संडे 4 को अजूबा आ जाती थी, या ऐसी कोई फिल्म आ जाती थी। तो 4 से 7 वो चलता था। तो फिल्में हमेशा, मुझे याद है कि पहली बार जब आप थिएटर में गए थे, आपने फिल्में देखी थी, तो वो एक क्रेज़ हमेशा से था। वो क्यों था नहीं पता, पर वो बहुत ज़्यादा था। फिर मुझे याद है मेरा एक्चुअली मैं दूरदर्शन पे सबसे ज़्यादा फिल्में देखी हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे याद है कि एक बार फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल हुआ था बहुत पहले, मैं शायद 7th या 8th क्लास में रहा हूँगा, और उसमें तो वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोडक्शन हुआ दूरदर्शन के थ्रू? हाँ, दूरदर्शन पे आती थी, रात को आती थी 11-12 बजे। तो मुझे याद है, मैं आई थिंक 8th में नहीं है, 9th या 10th में था। MLE आई थी सबसे पहले। अच्छा। तो वो मैंने दूरदर्शन पे देखी थी। अच्छा। दूरदर्शन बीच में करता था ऐसा, कुछ उनके टाइप्स होते थे। फ्रेंच फिल्में या कुछ ऐसी फिल्में बीच में आती थी, सबटाइटल्स के साथ आती थी। ओह,
तो वो देखा। फिर जब मैं कॉलेज में गए, लोगों से मिले, मुझे याद है उस समय वो एक चीज़ बिग फ्लिक्स होता था, याद है? बिग फ्लिक्स, वो जो डीवीडी वाला, द फर्स्ट हाँ, नेटफ्लिक्स का इंडियन तो वर्जन। मैंने उसको चूज लिया था, मतलब क्या बात, आपने बिग फ्लिक्स के आप सब्सक्राइबर थे? हाँ, मैं 3 की, और मैं जहाँ रहता था, मैं और मेरी बहन रहते थे दिल्ली में, तो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे था। हाँ। तो मैं 3 फिल्में देखता था। हाँ, एक देखी सवेरे, वापस करी, दूसरी लाई, वापस करी, तीसरी लाई, ऐसे। बिग फ्लिक्स बिल्कुल नेटफ्लिक्स का जो इनिशियल था वही मॉडल था ना उसका हाँ भी? हाँ हाँ, रिलायंस का था। रिलायंस का तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हाँ, तो वो उसमें मतलब, और जब आप वो सिनेमा देखने लगते हो ना, तो फिर वो अपने आप में एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। या पहले क्या है, फिल्में मतलब ये चीज़ें भी कर सकती हैं। मतलब एक होता है कि लोग फिल्में, हमारे यहाँ जनरली आर्ट फिल्मों को हम हटा दें तो ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, पर वो फिल्में आपको सोचने पे एक अलग लेवल पे मजबूर कर देती हैं, कि क्योंकि उस समय हम वो थिएटर भी कर रहे थे, हम पढ़ भी रहे थे चीज़ें। सो सडनली इट जस्ट ओपन्स अप योर वर्ल्ड, योर ब्रेन, इट ओपन्स अप द वे यू थिंक। तो फिल्में बहुत कुछ कर सकती हैं, मतलब वो सोसाइटी का मिरर भी हैं, वो एंटरटेनमेंट भी हैं, वो झकझोर भी कर सकती हैं, वो आपको डिप्रेस भी कर सकती हैं, क्योंकि फिल्मों में सब कुछ आ गया ना, एक तरीके से कंप्लीट आर्ट फॉर्म हो गया। बिल्कुल, में आपको सब मिल जाता बड़ा है। तो वो हो गया, मतलब वो देखते देखते वो एक बार उसका चस्का लग गया। हाँ। तो फिर वो लग गया। किन फिल्मों ने आपको शेप अप किया, आपके जब आप यार एक्सपोजर हुआ आपका फिल्मों से? मतलब शुरू तो हमारे यहाँ की फिल्मों ने किया, मतलब वो जो 70s और 80s की जो आर्ट फिल्मों का, जिसको हम आर्ट फिल्में बोलते हैं, श्याम बेनेगल वाली फिल्में, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गोविंद निलानी, ऋत्विक घटक, सई परांजपे, ये जो फिल्में देखी ना जब आप, और ये ऐसी नहीं कि ये फिल्में एंटरटेनिंग नहीं होती थी, बहुत होती थी। तो वो फिल्में जो होती थी जिसमें सारे ग्रेट एक्टर्स होते थे उस समय, तो शुरुआत तो मुझे लगता है कि वहीं से ज़्यादा हुई है। उसके बाद ऑब्वियसली कमर्शियल फिल्में तो अब चलती रहती थी। आपका वो शाहरुख वाली फिल्में जब आती थी 90s में, तो फिर वो चाहे करण अर्जुन हो, डर हो, DDLJ हो, अंजाम हो, ये जितनी फिल्में, या फिर तो वो साथ में तो चल ही रहा था। और वो वर्ल्ड सिनेमा कब एंटर करता है लाइफ में? वर्ल्ड सिनेमा एक्चुअली कॉलेज के टाइम। तो वो जो बड़े तरीके से आपने वो कि मतलब कि अब जैसे आपने वंकार वाई की सारी फिल्में ले आए आप, जितनी हैं उस समय तक आपने सारी देख ली। आपने किस्लोस्की सारा ले आए, आप किरोस्तामी शुरू किया तो फिर किरोस्तामी ही देखी, स्कॉर्सेसी देखा तो फिर स्कॉर्सेसी ही देख डाली। तो ऐसा कि आपने पूरा ख़त्म कर दिया आपने एक डायरेक्टर को, कि आपने सारा देख लिया। फिर आपको पता चलता है कि हर फिल्मों में थीम्स मिलती हैं आपको जब आप देखते हो, कि what are the themes that possibly there are patterns, you know, when you see एक पूरे author की पूरी एक filmography, so you find themes and you find that what is that person trying to communicate to you, you know. For example, if you see Satyajit Ray की early films and largely his films, you get this belief that humans are inherently nice, like there's no villain in Pather Panchali, there's no villain, you know. The villain is मतलब what is that, it's what is happening to you, it's a larger force, but there's no क्या बोलेंगे, ऐसा गांव का evil जमींदार कोई नहीं है वहाँ पे, जमींदार नहीं, कोई साहूकार नहीं, कोई जमींदार नहीं है। तो वो आपको एक पैटर्न समझ में आता है। तो आपको समझ में आता है कि क्रिएटिव लैंग्वेज क्या होती है, कि कैसे हर एक अकम्पलिश्ड क्रिएटर की एक क्रिएटिव लैंग्वेज है। जो लोग जो आपको उनकी छाप जिसको हम कहते हैं ना, वो दिखती रहती है, वो हमारे यहाँ भी दिखती है। वो आपको चीज़ें कि अब तो आई थिंक एक पार्टली रियलिज्म और पार्टली कमर्शियल दोनों ही चीज़ें बराबर से देखी। फिर मतलब तो वर्ल्ड सिनेमा तो लार्जली, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा का एक्सेस भी नहीं था हम लोग के पास आई थिंक, तो फिर उसके साथ ही जो डाउनलोड करना वो सब चालू हुआ। जो नहीं मिलती थी तो आप डाउनलोड करते थे। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लोगों के पास सर्वर्स होते थे फिल्मों के, तो हार्ड ड्राइव लेके आपने कॉपी कर ली 250 फिल्में, और हार्ड डिस्क में बहुत सारी फिल्में रखी रह जाती थी और आप नहीं देख पाते थे। अभी भी नहीं देखी हैं, कितनी पड़ी हैं। हाँ, मतलब मेरे पास भी एक हार्ड डिस्क है जो सिर्फ सिनेमा का हार्ड डिस्क है, 2 TB, और नहीं देख पाया ना, नहीं देख पाते। अब लगता है कि अब ऐसा लगता है कि कौन लगाएगा कंप्यूटर पे, ठीक है कहीं ना कहीं आ और जाएगा। वो आप देख लेते हो नेटफ्लिक्स पे और ये सब चीजें। मुझे लगता है कि उस समय वर्ल्ड सिनेमा वाज आल्सो, आपको ना एक पूरा नया कल्चर देखने को मिलता था। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ईरानियन न्यू वेव की फिल्में देखते हो, जब आप किरोस्तामी और जफर पनाही और
इन लोगों को देखते हो तो वहाँ पे मतलब आपको लगता है कि एक ऐसे रेजीम में जहाँ पे नहीं काम करने दिया जा रहा है वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या ब्रिलियंट काम हो रहा है। वो इट्स ऑल्सो योर एंट्री इनटू अ न्यू कल्चर। सो यू जस्ट पिक अप अ रैंडम फिल्म, बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन फिल्में आप देखो कोल्ड वॉर के टाइम की, तो वो अलग ही होती थी, वो कलर ही अलग होता था, वो सब कुछ अलग होता था। तो वो फिर अमेरिकन फिल्में जो समय की थी, जो 80s 90s में बहुत काम मतलब अच्छी एक्शन फिल्में होती थी, तो वो अलग ही एक तो आपको किस तरीके से, प्लस साथ में आप किताबें भी अगर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ से क्या उठा सकते हो, कहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हो, कैसे चीज़ें और हो सकती हैं। फिर आई थिंक वंस यू गेट हुक्ड ऑन टू दैट हैबिट ऑफ वॉचिंग, देन यू कांट गिव अप। फिर कोरियन सिनेमा अलग ही है, जापानीज सिनेमा अलग है, तो हर देश का अलग सिनेमा है। फ्रेंच सिनेमा था ही, मतलब गोदार्ड, ट्रूफो, तो आपको पता ही है कि ये सब दुनिया बोलती है कि अच्छी है। नो, इटालियन अलग ही था, पैसोलिनी, फेलिनी, ये सारे लोग अलग अलग सिनेमा, अलग समय पे उस देश में क्या हो रहा था उसका एक बहुत अच्छा आपके लिए नॉलेज का एक वो बनता है। और मतलब मेरे साथ, मतलब जब तुम्हें पता है कि मैं रैंडम फैक्ट्स जनरेटर टाइप हूँ, तो मुझे वो सारा जाके कहीं ना कहीं ऐसा जम जाता था। और उस सिनेमा से बहुत कुछ आपने ऐसे बोरो किया? हाँ, बहुत ज़्यादा सिनेमा से बहुत ज़्यादा बोरो करते हो, है ना? हाँ, मतलब आपको सबसे ज़्यादा जॉय क्या देता है लाइफ में अभी, अगर आप ऐसे पलट के देखते हो तो क्या है? मतलब जनरली ऐसे जॉय काम वाली चीज़ों से तो नहीं आता। देखो मतलब ऐसे जॉय, मतलब जब हम सब बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, वही जॉय तो वही है। आप कहीं जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप नई चीज़ें देख के आते हो, आप कुछ अच्छा, आपका फेवरेट शो आया है, आप उसको एक रात में देख लेते हो। आई थिंक जॉय अब तो उन चीज़ों से मिलता है जहाँ पे आपको लगता है जिनके लिए आपके पास समय नहीं है, और अब आप जो वो कर पाते हो तो आपको जॉय मिलता है। क्या है जैसे वो, क्या किन चीज़ों के लिए समय नहीं है आपके पास अब? जैसे बहुत सारी चीज़ें ना, अब आप नहीं करते हो। अब आप जैसे हम जब कॉलेज में होते थे कि अब मिले हैं तो रात भर बैठे हैं, गप मार रहे हैं, वो अब नहीं कर पाते। अब कहाँ होता है, कितना हो पाता है, अब नहीं हो पाता। अब सब जनरली लोग बिजी हैं, सबकी अलग अलग लाइफ्स हैं, तो अब वो नहीं होता। तो मुझे लगता है अब तो जॉय उन्हीं चीज़ों में आता है जिनमें आपको लगता है कि ये पता नहीं अब फिर हो पाएगा कि नहीं। वो है, मतलब आप बैठे हो, मतलब अब वैसा नहीं है ना कि जैसे आई थिंक वो डिफरेंस होता है। अपने 20s में आपको लगता है कि एक दिन आप ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो आपको खुशी देगा। बट अब तो जनरली मतलब इट्स नॉट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट डजंट मेक यू दैट हैप्पी। आई पर्सनली आई डोंट थिंक कि आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, उससे आप खुश हो जाओगे, वो नहीं होता है। फिर आप जैसे ही आप करोगे आपके पास नया कुछ आ जाएगा, फिर आपको आपके चैलेंजेस थोड़ा खत्म हो रहे हैं। मतलब वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग निर्वाणा। Nobody is. अभी हमारा वो वाला तो बना नहीं ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है काम करके। हम तो अभी मटेरियल चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं ना। मतलब कंसिडरिंग कि मनी, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग हैज़ मटेरियल टेंजिबल थिंग्स अटैच्ड टू देम। बिल्कुल। सो आई थिंक अभी भी अगर आप घूमने पहाड़ों पे जाते हो तो दैट गिव्स यू जॉय। आप तो अभी भी निकल जाते हो ना घूमने? कम, मतलब कहाँ, अभी इधर तो जितना लास्ट आप इधर ही हुआ है, पर वो काम के लिए हुआ है सारा। अच्छा, सारा काम के लिए हुआ है। अब सिर्फ आपका घूमना सिर्फ काम तक सीमित रह गया है? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसा मैं होगा भी तो भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि पर हाँ, मतलब वो चीज़ें ही जॉय देती हैं आई थिंक। खाना बनाना बड़ा मज़ा आता है मुझे। आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। आपको मेरे ख्याल से लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है। हाँ, मतलब मुझे जनरली लोगों के साथ बैठना, चिल करना, बातचीत करना। और अब अंडर प्ले भी तो बहुत करते हो ना। जैसे मैं तो हर ग्रुप में जब भी मिलते हो मैं तो हमेशा बोल रहा होता हूँ कि त्रिशांत इतना अंडर प्ले करते हैं कि सबके पास कुछ, हर जब भी हम मिलते हैं हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, आप बस सुनते हो, लास्ट में आप एक कुछ बोलते हो और पता चलता। आई थिंक वो मैं इंसान, मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि मैं ऐसा अपनी फजीहत ना करवा लूँ। नहीं यार, ऐसा सीरियसली मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब ऐसा ना हो कि यार मैं यहाँ पे बोल दूँ जो गलत हो जाए, मेरे फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए टाइप्स। हाँ, आपको अपना विकिपीडिया पेज सही रखना है। हाँ कि आपके विकिपीडिया तो ओपन सोर्स है ना, कोई भी जाके उसमें कुछ भी लिख सकता है। जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मुझे याद है, आप कविताएं लिखते हैं ना? लिखता था एक्चुअली। नहीं, आप लिखते हैं? नहीं, लिखता था, अभी तो कितने साल हो गए। क्यों? पता नहीं, ऐसा आई थिंक जब से राइटिंग काम बन गया ना,
अब वो एक्चुअल जब काम हो गया ना, मतलब आई एम सेइंग, वो मुझे कभी लगता है कि ऐसा डाउन साइड ऑफ डूइंग व्हाट यू लव भी होता है कि जब वो काम बन गया तो वो काम है। जैसे बीच में तुमने पूछा था कि आप अपने लिए लिखना कैसा होता है और या औरों के लिए कैसा होता है, कि आप आर्ट क्या है, मतलब ये उसी बात का कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। हाँ, कि वो जो क्वेश्चन था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए भी आप अब नहीं करते हैं। जैसे मैं अपने लिए नहीं करता कुछ नहीं, मतलब खाना बनाते हैं बस। नहीं, वो भी शायद, लेकिन आप खाना रोज बनाते हैं ना? मतलब मोस्टली जैसे हम दोनों को समय मिलता है बना लेते हैं, लेकिन हाँ मतलब लार्जली मोस्टली रोज। बट मतलब मुझे लगता है कि जैसी आप अब जो हम लिख रहे हैं ना जी, वो जो आपको लगता है कि आप अपने लिए भी लिख रहे हो, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, आप औरों के लिए ही लिखते हो। कि जब वो चीज़ सिर्फ आपने अपनी एक डायरी लिखी, वो शायद आपकी अपनी है, उसके अलावा आपने जो लिखी वो तो चली गई ना दुनिया के पास। आप एक कहानी लिखोगे, जैसे तुम कहानियाँ लिखते हो, तुम कहानी लिख के अपने पास नहीं रखते उसको, कुछ टाइम अपने पास रखोगे और तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं उसका। वो कहानी बनती ही तब है जब वो और लोगों के पास जाती है और लोग उसको पढ़ते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अपने लिए लिखना एक्चुअली एक बड़ा मिसनोमर टर्म है कि आप अपने लिए लिख रहे हो या दूसरों के लिए। आप दूसरों के लिए ही लिखते हो, अपने लिए कौन लिखता है और अपने लिए क्यों लिखेगा आदमी? तो मुझे तो जब लिखना जैसे काम बन गया कि अब आपकी आजीविका जो है वो लिखने से आ रही है या उससे आ रही है, तो फिर उसमें कविताएं हाँ तब लिखते थे जब आपके पास समय होता था, जब आप लिखने के लिए, जब आपको लिखने के उससे एक प्यार था। अभी आपको ये लगता है कि अभी भी आपको प्यार है, पर आपको एक हल्का कमांड आ गया, आपको आप एक हल्का ऑटोमेशन वाले मोड में चले गए हो, जहाँ पे कि आपको पता है कि आपको अच्छा भी लिखना है, उसका एक प्रोसेस है। सडनली ये प्रोसेस वर्ड आ गया ना कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होगा। तो जब आप प्रोसेस, अपने आप में बड़ा साइंटिफिक वर्ड है, प्रोसेस तो साइंटिफिक होता है। बिल्कुल। तो अगर जब आप कहते हैं ना लोग कि लिखने का प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस कुछ नहीं है, वो बेसिकली आप उसको एक बोरिंग काम बना रहे हो एक एक्साइटिंग काम को, जहाँ पे आप स्टेप्स में डिवाइड करते हो राइटिंग को, जहाँ पे आप बोलते हो कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। कविताएं जो, मतलब मैं तो ऐसा इमेच्योर, जब भी हम कॉलेज में और उसमें कविताएं लिखते थे तो वो होता कि बैठे और जो एक कोई थॉट आया दिमाग में या कोई एक लाइन आई दिमाग में, उस लाइन को लिया और उस लाइन के साथ आपने लिखना शुरू किया और वो कच्चा पक्का पकाया, उसको चेंज किया, वो किया। जैसे मैं गाने नहीं लिखता हूँ, मुझसे होता नहीं, मैंने कभी गाना लिखना ट्राई भी नहीं किया। शायद जो लोग लिरिसिस्ट हैं जो गाने लिखते हैं उनके लिए ये ईजी होता होगा, पर हाँ मतलब, तो आप जो भी लिख रहे हो, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो दूसरों के लिए ही लिख रहे हो। आप कैसे सिर्फ अपने लिए लिखते हो? मतलब जो आप ये कह रहे हो, जब हम कहते हैं कि अपने लिए लिख रहे हो, तो भी आप अपनी एक फिल्म लिख रहे हो जो आप शायद बनाना चाहोगे या आप शायद उसको बेचना चाहोगे, तो पर इवेंचुअली तो वो दुनिया के पास ही जाएगी ना। कई बार हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार जब लोग कहते हैं ऐसा कि अपने लिए लिख रहे हैं, हाँ, तो ये कहते हैं ये वो काम है जिससे पैसा नहीं मिलने वाला। मे बी, हाँ मतलब वो एक्चुअली ज़्यादा एक्यूरेट, हाँ मतलब एक जो अपने लिए क्या कर रहे हो, जैसे होता है ना मुंबई में जब हम कई राइटर से बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये तो तुम उसके लिए लिख रहे हो, अपने लिए क्या लिख रहे हो? हाँ, ये कॉन्वर्सेशन होता है। अच्छा अपने आई लिए थिंक लिख रहे हो लोग क्या? अपने लिए पूछना चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल वॉइस क्या है, ओरिजिनल वॉइस क्या है, कि आपकी जो वॉइस है, आप एज अ राइटर, कमर्शियल राइटर, जब आप दूसरे के प्रोजेक्ट पे करते हो, आप किसी और के विजन को भी अकम्पनी कर रहे हो, कंपनी कर रहे हो, आप किसी और की कहानी को लिख रहे हो, पर वो ऐसा नहीं है कि उसमें आप ऐसा रोबोट बन के कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो उसमें भी आप ही हो। तो अगर आप अपने लिए लिख रहे हो से एक हमारे यहाँ लोगों का मतलब होता है कि आप अपना क्या कर रहे हो जो सिर्फ आपका होगा, जो सिर्फ आपका होगा। हाँ, पर मुझे इतना लिखने के बाद ना मुझे लगता है कुछ सिर्फ आपका नहीं होता, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि ये सिर्फ मेरा है तो फिर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि फिर वो एक सेल्फिश चीज़ हो जाती है। तो आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, आपने जिसको अपनी स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ने को दी और जिसने फीडबैक आपको दिया और आपने उस फीडबैक को यूज़ किया, या आपने 4 लोगों से पूछा कि यार बताओ इसमें क्या है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो भी तो प्रोसेस का हिस्सा बन गए ना। बिल्कुल। तो और उनके फीडबैक भी तो इनकॉर्पोरेट करते ही हो आप, करते ही हो। तो मतलब हाँ, अपने लिए लिखना मतलब कि ऐसा कुछ जो लोग, शायद ये भी होता होगा कि जो काम आपको ज़्यादा खुशी दे रहा है, जो लिखना आप चाह रहे हो, बहुत लोगों को वो मौके नहीं मिलते कि आप क्या लिखना चाह रहे हो और वो आप कब लिख पाओगे, वो होता है। बट हाँ मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं ऐसा लिखते,
कमिंग बैक टू पॉइंट कि शायद इसी वजह से कविताएं लिखना एकदम छूट गया कि अब जब समय मिलता है अपने लिए कुछ करने का तो लगता है कि यार एक वॉक पे चलते हैं, वो अपने लिए ज़्यादा बेटर है। कभी कभी ऐसे रात को लिखते लिखते अचानक से कुछ ऐसा थॉट दिमाग में आता है तो आप लिख लेते हो, पर आपको वापस आना होता है अपने काम पे। तो आई थिंक वो इज़ अ वेरी बैड साइड इफ़ेक्ट ऑफ जो हम लोग करते हैं। जो हम अगर लिख रहे हैं कुछ, जो जैसे तुम नाटक लिख रहे हो या तुम कहानियाँ लिख रहे हो, नॉवेल लिख रहे हो, तो वो भले तुम लिख रहे हो अपने लिए ही, पर उससे हट के एकदम से कुछ ऐसा दिमाग में आए ना कि आज ये लिखता हूँ, आज इसको छोड़ दूँ, वो शायद नहीं होता। वो शायद तुम भी नहीं कर पाते होगे, वो मैं भी नहीं कर पाता। अगर हम कुछ और कर रहे होते तब हमारे लिए ये एक अलग चीज़ होती। जैसे कि अभी अगर हम मान लो हम अचानक से स्कल्पटिंग शुरू कर दें या अचानक से पेंटिंग शुरू कर दें या स्केचिंग शुरू कर दें, नयापन आ जाएगा अचानक, कुछ नयापन आ जाएगा। वो शायद आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि वो आपके काम से थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मतलब खाना बनाना या लिखना ये मेरे काम है, मुझे पता है कि ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं अच्छे से कर लेता हूँ। पर कल को मैं बोलूँ कि अब मैं आज से सिंगर बनना चाह रहा हूँ या मैं एक्टिंग करना चाह रहा हूँ या मैं उसके लिए, तो शायद वहाँ पे आपको लगेगा हाँ ये काम ये अपने लिए कर रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअल काम तो ये वाला है। आई थिंक इस तरीके से आई थिंक दिस इज़ हाउ सोसाइटी लार्जली परसीव्स अस। बट हाँ मतलब ऐसा लिखना चाहिए, मन है मेरा ऐसा कविताएं लिखने का, मेरा नाटक लिखने का फिर से बहुत मन है। हाँ नहीं, मैं तो वो सारी चीज़ें दोबारा से सुनना चाहूँगा, दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, आपके नाटक को देखना चाहूँगा, करूँगा ऐसा कुछ कभी। नाटक लिखने का बहुत मन है एक्चुअली। सही है, मज़ा आता था। हाँ आप काफ़ी, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का थिएटर भी तो अपने आप में बड़ा एक बड़ी खूबसूरत दुनिया थी ना। हाँ वहाँ मतलब से निकले हुए सभी, और अभी मतलब तो वहाँ से मुझे लगता है कि मुंबई में हमारे उस फील्ड में आधे से ज़्यादा लोग तो कहीं ना कहीं, या वहाँ से जितने लोग आए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और वो बहुत एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तो कॉलेज से निकले भी हम सभी को एक 10-10 साल से ऊपर हो गया, एक डेकेड तो वो एक डेकेड में ना एक नई जनरेशन यहाँ पे आ चुकी है जो हमें पता चलता है ये तो हमारे टाइम के लोग थे। हमारे टाइम जैसे मुझे भी अपने कैंपस के टाइम के ना बहुत सारे लोग दिखते हैं अलग अलग चीज़ों में, कोई एक अच्छा एक्टर बन चुका है, कोई कुछ कर रहा है, चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे लिरिसिस्ट हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार लोग हैं। तो वो है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ मतलब उसका लाइक हमको तो क्रेडिट हम दोनों को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को देना चाहिए कि मतलब आई थिंक स्पेस का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और थिएटर। मतलब हम लोग भी जैसे आपस में सारे लोग मिलते थे और एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता था, फेस्टिवल्स में जाते थे। आई थिंक मुझे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आता था कि आप कर सकते हो। बिल्कुल, आई थिंक डीयू से कॉन्फिडेंस तो आया है। हाँ डीयू उस मामले में अद्भुत है। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत मज़ेदार बातचीत हुई आपसे, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। और क्या है कि हमारी बातचीत तो चलते रहेगी। ये कोई ऐसा ये बैठ के करने वाली बात, ये ऐसी बातचीत थी जो मुझे मेरे टू डू लिस्ट में था। चलो, मेरे लाइफ के टू डू लिस्ट में एक चीज़ था जो मैंने आज कंप्लीट किया कि त्रिशांत के साथ बैठ के एक लंबी बातचीत कर सकूं मैं। बड़ा मज़ा आया मुझे एक्चुअली। सोचा नहीं था कि इतना फन हो जाएगा, बट एक्चुअली बहुत सही है। दिस इज द मैक्स फन वी बोथ कैन हैव। सो बट यस, हाँ सही है। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया और थैंक यू।